जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सृष्टि द फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम क्लास 11th के फिजिक्स का शुरुआत कर रहे हैं। आज का जो चर्चा होगा वो फिजिक्स से बाहर का तो नहीं होगा, लेकिन एनसीईआरटी सिलेबस से बाहर का होगा। फिर भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर होने वाला है आपके लिए। यूँ समझ लो कि आप एक घने जंगल की यात्रा करने जा रहे हो और उसका नक्शा इस वीडियो में देखोगे। तो आने वाले 2 सालों में भौतिकी की यात्रा को रुचिकर बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि उसका स्ट्रक्चर आप समझ लो। तो आज हम लोग भौतिकी के स्ट्रक्चर पर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये जो फिजिक्स है वो दरअसल साइंस का एक पार्ट है। शुरुआत हम साइंस से करेंगे। साइंस जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एक शब्द सिंटिया से विकसित होकर के बना हुआ है। सिंटिया शब्द का अर्थ होता है जानना। जानने का ही अर्थ होता है संस्कृत भाषा के एक शब्द विज्ञान का और अरबी भाषा के शब्द इल्म का। इन सभी शब्दों का अर्थ जानना है और हमें जानना ही है। खैर, प्रकृति में या फिर हमारे आसपास घटित घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही विज्ञान है, या यूँ समझ लो कि प्रकृति का व्यवस्थित अध्ययन करने वाले हो साइंस के अंतर्गत। अब प्रकृति का ही अध्ययन करना है तो प्रकृति तो भैया बहुत ही व्यापक है, प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम दरअसल साइंस के अध्ययन को आसान करना चाहते हैं और उसके लिए हमने साइंस को मुख्यतः 3 भागों में डिवाइड कर लिया है: फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स में साथियों हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। केमिस्ट्री में पदार्थ के गुण और रासायनिक अभिक्रिया वगैरह का अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी में तो पूरे जीव जगत का ही अध्ययन करते हैं। लेकिन आज का हमारा जो लेक्चर है, हमारा जो ध्येय है वो फिजिक्स के स्ट्रक्चर पर ही टिका रहेगा। तो शुरुआत करते हैं भौतिकी का, फिजिक्स का। साथियों फिजिक्स जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के एक शब्द फ्यूसिस से विकसित होकर के बना हुआ है। फ्यूसिस शब्द का अर्थ होता है प्रकृति, नेचर, और फ्यूसिस से ही बन रहा है फिजिक्स। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि फिजिक्स में हम किसका अध्ययन करने वाले हैं। साथियों फिजिक्स में हम लोग प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। अच्छा, प्रकृति में मूल रूप से क्या है? तो प्रकृति में मूल रूप से केवल एक ही चीज़ एग्जिस्ट करता है और वो आदि से अनंत तक रहने वाला है। दुनिया बदलती रहेगी, ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर बदलता रहेगा, हो सकता है कि भौतिकी के नियम भी बदलते रहें, लेकिन एनर्जी, ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे प्रकृति में ऊर्जा है मूल रूप से। साथियों ऊर्जा कई सारे रूपों में पाया जाता है, जैसे कि कुछ नामों को आप सुने भी होंगे। क्लास 9 से ही आप भौतिकी का अध्ययन थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से आप करना शुरू कर चुके हो। तो ऊर्जा के कई सारे रूप, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा वगैरह वगैरह। ऊर्जा के कई सारे रूपों को आप क्लास 11th में भी पढ़ोगे। आज से तो आप भौतिकी को समझ जाओ कि 0 से शुरू कर रहे हो। साथियों इस प्रकृति में मूल रूप से ऊर्जा है, ऊर्जा के कई सारे रूप हैं। और अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने हमें सुझाया कि भैया ये जो हम आसपास जो पदार्थ हम देख रहे हैं, ये पूरा दुनिया जो आप देख रहे हो, या फिर ये जो हवा वगैरह जो आप महसूस कर रहे हो, ये सब कुछ ऊर्जा ही है। यानी पदार्थ भी, हमारे आसपास की जो भी वस्तु है, जो भी हम तुम, कुछ भी, एनीथिंग, सब कुछ ऊर्जा से ही बना हुआ है। यानी कि पदार्थ भी ऊर्जा का ही एक बदला हुआ रूप है। और इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने एक प्रख्यात समीकरण हमें प्रोवाइड कराया है, जिसको द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण होता है E = mc², जिसमें E ऊर्जा को इंगित करता है, m पदार्थ के द्रव्यमान को इंगित करता है, c प्रकाश के चाल को। द्रव्यमान वगैरह शब्द, द्रव्यमान को तो आप समझ के आ ही रहे होंगे, लेकिन हम अभी उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो आप आगे समझ जाओगे। फिलहाल समझो कि E = mc² से हमें पता चलता है, ठीक है, कि कोई भी पदार्थ ऊर्जा की कितनी मात्रा से बना हुआ है। और इस प्रकृति में ऊर्जा और पदार्थ का रूपांतरण चलता रहता है। ऊर्जा से पदार्थ बनना, पदार्थ से फिर ऊर्जा बनना, ये चलता रहता है। साथियों इस बात को स्पष्ट करने के लिए मैं एक सामान्य एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ। हमारे पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत
सूर्य है। क्या आपको पता है कि सूर्य से जो ऊर्जा हमें मिल रहा है उसके बदले सूर्य कुछ खो रहा है? जी हाँ, सूर्य से ऊर्जा दरअसल हमें नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से मिल रहा है। आप बिल्कुल घबराओ मत, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये सारे शब्द जो अभी भारी लग रहे हैं आने वाले समय में बिल्कुल आसान हो जाने वाले हैं। इसीलिए तो मैं आपको ये भौतिकी का स्ट्रक्चर आज समझा रहा हूँ। तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिल रहा है वो दरअसल नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के दौरान मिल रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिला उसके बदले सूर्य ने अपना पदार्थ खो दिया। सूर्य के अंदर जो पदार्थ है, हालांकि सूर्य का निर्माण भी पदार्थ से हुआ है। सूर्य के अंदर पदार्थ का फोर्थ स्टेट है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। तो सूर्य के अंदर का पदार्थ वही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और पूरे ब्रह्मांड में ये हो रहा है। पदार्थ का ऊर्जा में रूपांतरण, ऊर्जा का फिर पदार्थ में रूपांतरण, ये चलता रहता है। ये सारी चीज़ों को आप समझ जाओगे यदि आप उच्च स्तर तक भौतिकी से जुड़े रहते हो। तो भौतिकी की यात्रा चूँकि बहुत ही रोमांचक होता है, और रोमांचक क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमसे जुड़ा हुआ है भाई। अच्छा, तो सूर्य के अंदर से पदार्थ, सूर्य के अंदर का जो पदार्थ है, ठीक है, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जा रहा है। आपको थोड़ा सा हैरानी होगा, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले होगा। सूर्य जो है वो प्रति सेकेंड 40 लाख टन द्रव्यमान को ऊर्जा में कन्वर्ट कर दे रहा है। 40 लाख टन, 4 मिलियन टन द्रव्यमान ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है पर सेकेंड। तो आप यह समझ चुके होंगे कि इस प्रकृति में मूल रूप से ऊर्जा है, ऊर्जा के कई सारे रूप हैं और ऊर्जा का ही बदला हुआ रूप है पदार्थ। तो फिजिक्स में दरअसल हम इन्हीं सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं, जो है उसी का अध्ययन करेंगे। तो फिजिक्स को अगर आप ढंग से डिफाइन करने का प्रयास करो तो फिजिक्स विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग ऊर्जा के रूप और पदार्थ और ऊर्जा में होने वाली अन्योन्य क्रिया यानी कि इंटरेक्शन का अध्ययन करते हैं। या यूँ समझ लो कि ऊर्जा और पदार्थ के बीच के आपसी संबंधों का अध्ययन ही भौतिक विज्ञान है। अब भौतिक विज्ञान में प्रकृति का अध्ययन करना है, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का, बात को समझो, भौतिकी चीज़ों का अध्ययन करना है। तो अब फिजिक्स भी बहुत ही व्यापक होने वाला है। दोस्तों, फिजिक्स के व्यापकता को देखते हुए इसको हमने दो आधारों में डिवाइड कर दिया है। एक है मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अध्ययन, और एक है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका अध्ययन। अच्छा, मैक्रोस्कोपिक लेवल पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल का मतलब बृहद स्तर पर, बड़े पैमाने पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, लाइक जो हमारे डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जैसे किसी कार का चलना, साइकिल का चलना, चिड़ियों का उड़ना, दिन और रात का होना, किसी उल्का पिंड का गिरना, या मतलब जिन चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, उन चीज़ों का अध्ययन करने के लिए फिजिक्स का एक स्पेशल ब्रांच है जिसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और इससे इतर कुछ ऐसी भी परिघटनाएं इस प्रकृति में घटित हो रही हैं जो हमारे दृष्टि क्षेत्र से बाहर की हैं, जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। यानी कि परमाणु, नाभिक, परमाणु के अंदर नाभिक है, नाभिक के अंदर भी कई सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन का निर्माण क्वार्क से हो गया है, और न्यूक्लियाई के अंदर आपको पॉजिट्रॉन मिल जाएगा, न्यूट्रिनो मिल जाएगा, एंटी न्यूट्रिनो मिल जाएगा। नाभिक के अंदर ही आपको, नाभिक के अंदर भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मतलब बीटा 6 में नाभिक के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है। तो उस लेवल की जो घटनाएं हैं वो घटनाएं दरअसल सामान्य स्तर पर जो घटनाएं घटित होती हैं उससे काफ़ी अलग होती हैं, और कुछ घटनाएं तो ऐसी होती हैं जो शायद हम लोग स्वीकार भी न कर पाएँ, मतलब कुछ जादुई घटना ही होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो घटनाएं घटित होती हैं उनके अध्ययन के लिए फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कह रहे हैं। मॉडर्न फिजिक्स दरअसल सन 1900 के बाद ही अस्तित्व में आया पूरी तरह से।
ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत तब हुई जब मनुष्य परमाणु के अंदर झांकना शुरू किया। हम आपको बताएंगे कि परमाणु के अंदर मनुष्य झांकना कब शुरू किया, ठीक है। तो देखो सन 1900 के पहले डाल्टन जी का एक परमाणु सिद्धांत काफ़ी फेमस था। आप डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पढ़े भी होंगे। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो हमें यह बताता है कि प्रत्येक वस्तु का निर्माण अति सूक्ष्म उदासीन गोलीय कण से हुआ है, जिसको परमाणु कहा गया, और वो अविभाज्य है, ठीक है। लेकिन सन 1897 ईस्वी में सर जे थॉमसन जी ने कैथोड किरणों के प्रयोग से यह निर्धारित किया कि जो कैथोड किरण है दरअसल वो किसी ऋणावेशित कण से मिलकर के बना हुआ है, और उस ऋणावेशित कण का नाम उन्होंने कार्पसल्स रखा हुआ था, जो आगे चल करके जिसका नाम इलेक्ट्रॉन रख दिया गया। और उस समय पता चला लोगों को इलेक्ट्रॉन के बारे में, और लोग चूंकि कैथोड किरण के बारे में जानते थे लेकिन यह नहीं जानते थे कि ये इलेक्ट्रॉनों से बना हुआ है, ठीक है। उसकी पुष्टि 1897 में जे थॉमसन जी अपने प्रयोग के माध्यम से किया, और जे थॉमसन जी को यह भी पता चल गया कि भाई परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है, और उससे भी छोटा कण विद्यमान है, ठीक है, और वही कण जो है वो इलेक्ट्रॉन है। फिर जे थॉमसन जी ने यह बताने का प्रयास किया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है, और उन्होंने बताया कि परमाणु चूंकि विद्युत का उदासीन है तो इसका मतलब उसमें धनावेश और ऋणावेश बराबर मात्रा में होने चाहिए। तो जे थॉमसन जी ने परमाणु का सीधे सीधे तुलना तरबूज से कर दिया। उन्होंने बताया कि परमाणु के अंदर समस्त धनावेश समान रूप से फैला हुआ है, और उसमें इलेक्ट्रॉन जगह जगह ठीक उसी प्रकार से धंसे हुए हैं जैसे तरबूज में बीज धंसा होता है। यानी कि उन्होंने अपने परमाणु के मॉडल को सीधे सीधे तरबूज से तुलना कर दिया था। तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है उसको धनावेश, और तरबूज के बीज को उन्होंने इलेक्ट्रॉन समझाया। हालांकि उनका जो परमाणु मॉडल था वो व्यवहारिक नहीं है, बाद में उसको खारिज कर दिया गया। इनके मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल भी कहा जाता है। तो जब मनुष्य परमाणु के अंदर झांकना शुरू किया तभी से समझ जाओ कि मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत हो गया। तो हम यह समझ चुके हैं कि भौतिकी को हमने दो आधारों पर, मैक्रोस्कोपिक दुनिया और माइक्रोस्कोपिक दुनिया के आधार पर दो भाग में डिवाइड कर दिया है। मैक्रोस्कोपिक दुनिया का अध्ययन हम लोग क्लासिकल फिजिक्स में करते हैं, और माइक्रोस्कोपिक दुनिया का अध्ययन हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे और मॉडर्न फिजिक्स में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो साथियों, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग अध्ययन करते हैं मैकेनिक्स का। मैकेनिक्स के अंतर्गत हम लोग कम वेग पर वस्तुओं की गति का व्यवस्थित अध्ययन करते हैं। साथ ही साथ मैकेनिक्स का एक और भी शाखा है जिसको हम फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं। उसके अंतर्गत हम लोग द्रव और गैसों के प्रवाह का अध्ययन करते हैं। वहीं आगे बात किया जाए तो क्लासिकल फिजिक्स में आपको थर्मोडायनेमिक्स मिल जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स में आप ताप, ऊष्मा और सूक्ष्म कणों से बने निकाय का अध्ययन करने वाले हो, ठीक है। क्लासिकल फिजिक्स में ही आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप लोग वैद्युत, चुंबकत्व और इन दोनों का जो इंटरेक्शन है, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, इन सब चीज़ों को आप जानोगे आगे, ठीक है। यानी यूँ समझो कि वैद्युत और चुंबकत्व का जो इंटरेक्शन है उनका अध्ययन हम लोग करते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स में ही आपको मिल जाएगा ऑप्टिक्स। इसमें हम लोग ऑप्टिक्स का बेसिक लेवल पढ़ते हैं, यानी कि प्रकाश का संचरण इसमें पढ़ेंगे, लाइक परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, ठीक है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स में ही आपको मिल जाएगा क्लासिकल वेव मैकेनिक्स एंड साउंड, यानी कि एकॉस्टिक्स, ध्वनिकी। इसके अंतर्गत हम लोग प्रगामी तरंग, अप्रगामी तरंग, कंपन वगैरह का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न फिजिक्स में देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो मॉडर्न फिजिक्स का एक शाखा है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी में हम लोग उच्च वेग से गतिमान कणों के गति का अध्ययन करते हैं। उसमें रिलेटिविटी के अंतर्गत जो कणों का वेग होगा वो प्रकाश के चाल के तुल्य होगा,
यानी कि प्रकाश के चाल का 10% 5% भी अगर कोई कण प्राप्त कर लेता है तो उसका वेग अति उच्च माना जाएगा। और अति उच्च वेलोसिटी पर कणों का व्यवहार, ठीक है, सामान्य व्यवहार से अलग होता है, ठीक है, जिसका अध्ययन हम लोग रिलेटिविटी में करेंगे। उसी के अंतर्गत मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आपको मिल जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स का शुरुआत तो समझ लो क्लासिकल फिजिक्स के एंड से होता है और वो सीधे आ जाता है मॉडर्न फिजिक्स में। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स मॉडर्न फिजिक्स का वह शाखा है जो क्लासिकल फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स से कनेक्ट करता है। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के बीच, क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स के बीच सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। मैं आपको थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत कैसे हुआ। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स के शुरुआत से ही आप समझो कि मॉडर्न फिजिक्स का शुरुआत है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत का श्रेय दिया जाता है मैक्स प्लांक जी को। मैक्स प्लांक जी ने एक परिकल्पना किया था, ठीक है। जैसे वैज्ञानिकों को ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई भी गर्म वस्तु जब ऊर्जा इमिट करता है, ऊर्जा बाहर निकालता है, तो उसके अंदर से जो ऊर्जा बाहर निकलता है उसका पैटर्न क्या होता है, किस प्रकार से ऊर्जा इमिट होता है। अच्छा, ना केवल ऊर्जा का इमिट होना बल्कि ऊर्जा का ऑब्जर्व होना भी शामिल है। कोई भी गर्म वस्तु ऊर्जा को उत्सर्जित किस पैटर्न में करता है या फिर ऊर्जा को अवशोषित किस पैटर्न में करता है। इसके लिए प्लांक जी ने एक परिकल्पना किया था और उन्होंने बताया था कि कोई भी गर्म वस्तु, ठीक है, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से आप 11th में पढ़ोगे, हालांकि बहुत बेसिक लेवल पढ़ोगे और उच्च स्तर पर जाने के बाद आप इसको व्यापकता से पढ़ेंगे। तो खैर, मैं आपको प्लांक जी का जो परिकल्पना है उसको मैं बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गर्म वस्तु ऊर्जा को इमिट जब करता है तो उसके अंदर से ऊर्जा लगातार नहीं निकलता है, कॉन्टिन्यूसली ऊर्जा नहीं निकलता है। ऊर्जा निकलता है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में, जिसको हमने क्वांटा या फोटान कहा। एक बार और समझिए, कोई भी गर्म वस्तु ऊर्जा को लगातार नहीं निकालता है, उसके अंदर से ऊर्जा बंडलों के रूप में निकलता है और प्रत्येक ऊर्जा के बंडल को हम लोग क्वांटा या फोटान कहते हैं। तो ये परिकल्पना था मैक्स प्लांक जी का, ठीक है। उनके परिकल्पना से ही समझ लो कि क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत है। अच्छा, उनके परिकल्पना को और अधिक बल मिल जाएगा, ठीक है, जब कालांतर में एक बहुत ही खास परिघटना की खोज होती है जिसको हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। इसको भी थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हालांकि इसको आप समझ सकते हो, बहुत कठिन चीज़ नहीं है, लेकिन उस समय तो काफ़ी कठिन था। इसका एक्सप्लेन करने के लिए सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन जी को मैदान में उतरना पड़ा था। खैर, मैं आपको बताता हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस घटना के अंतर्गत क्या होता है, धातु की सतह पर, ठीक है, जब एक खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का प्रकाश गिरता है तो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। इस परिघटना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा गया। यानी कि प्रकाश जो कि एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग जब एक खास फ्रीक्वेंसी से ऊपर होता है तो वो धातु के अंदर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में सक्षम होता है। और जिस परिघटना के दौरान ये होता है, ठीक है, जिस प्रक्रिया के दौरान यह हो पाता है उसको हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब ये कैसे हो पा रहा है, कोई तरंग, ठीक है, धातु के अंदर से कण, इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का कण है, उस कण को कैसे बाहर निकाल पा रहा है। यानी कि तरंग और ये कण, मैटर में भी कुछ इंटरेक्शन हो रहा होगा, इनमें भी आपसी संबंध है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस चीज़ का एक्सप्लेन करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने मैक्स प्लांक के उसी परिकल्पना का उपयोग किया था जो आप कक्षा 12वीं में पढ़ोगे। यानी कि कक्षा 12वीं में आपको क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत आधारभूत चीज़ ही पढ़ना है। क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा सा हिस्सा पढ़ोगे, वह भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम के एक चैप्टर में पढ़ोगे। यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही थोड़ा बहुत क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं चूँकि बता ही दे रहा हूँ कि आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते हैं
तरंग का, विद्युत चुंबकीय तरंग का ड्यूअल नेचर। प्रकाश भी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसके पास होता है ड्यूअल नेचर, वो दोहरी प्रकृति को प्रदर्शित करता है। एक तो वो तरंग के जैसा भी बिहेव करता है और वो पदार्थ यानी मैटर के जैसा भी बिहेव करता है। तो प्रकाश में कण और तरंग दोनों का गुण होता है। अच्छा, प्रकाश तो दोहरी प्रकृति दर्शा ही रहा है, और तो और मैटर भी दोहरी प्रकृति को दर्शाते हैं। जो पदार्थ आप देख रहे हो उसमें भी ड्यूअल नेचर है। एक तो वो पदार्थ है ही, लेकिन वो तरंगों के जैसा भी बिहेव करता है। यानी तुम यूँ समझ लो कि पूरा दुनिया, पूरा ब्रह्मांड तरंग ही तरंग है। तो खैर, मैटर के और विद्युत चुंबकीय तरंग के ड्यूअल नेचर का अध्ययन हम लोग करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। एक बार और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत मैक्स प्लांक के परिकल्पना से होता है, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया हुआ था। यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार न होकर के बंडलों के रूप में होता है, और उनके परिकल्पना का प्रयोग करके अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का व्याख्या किया था। ठीक है। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब खोज हुआ तो वो जो जे थॉमसन जी ने कैथोड किरणों के प्रयोग से जो ये बताया था कि कैथोड किरण किसी ऋणावेशित कण से बने हुए हैं, बाद में इसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, और वही कण फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी निकला। तो वैज्ञानिकों को और दृढ़ता से ये बात पता चल गई कि भैया पदार्थ में जरूर इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद से होड़ मच गया कि परमाणु का स्ट्रक्चर हम पहले बता दें। तो जे थॉमसन जी के बाद रदरफोर्ड आए, ठीक है, फिर बोर जी आए, उसके बाद से सोमरफील्ड ने थोड़ा कोशिश किया, फिर आज का आधुनिक जो परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ते हैं उसमें वो श्रोडिंगर जी का मॉडल है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि जे थॉमसन जी के तरबूज मॉडल के बाद रदरफोर्ड जी का जो मॉडल आया था वो ग्रही मॉडल था। इन रदरफोर्ड जी के मॉडल से हमें नाभिक के बारे में पता चल गया था कि परमाणु के सेंटर में नाभिक होता है। जे थॉमसन जी के मॉडल में नाभिक वगैरह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, उन्होंने तो तरबूज मॉडल दिया था। रदरफोर्ड जी ने अपने छात्रों से एक अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करवाए थे। इसके बारे में आप 9th में मेरे ख्याल से पढ़े होंगे। यहाँ पर तो आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ने वाले हो, ठीक है, उसके तुलना में तो 9th की तुलना में विस्तृत रूप से पढ़ोगे। तो रदरफोर्ड जी अपने छात्रों से अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग करवा रहे हैं, और उस आधार पर कुछ चीज़ों को उस आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का जो पूरा का पूरा द्रव्यमान होता है, पूरा का पूरा मास जो होता है, वो उनके सेंटर में विद्यमान होता है, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ठीक उसी प्रकार से चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों तरफ से ग्रह, सूर्य के चारों तरफ ग्रह, यानी कि ग्रही मॉडल दिया था रदरफोर्ड। और अच्छा, उनके परमाणु मॉडल से नाभिक के बारे में पता चल गया था, तो इसलिए उस मॉडल को नाभिकीय मॉडल भी कह दिया जाता है। रदरफोर्ड जी के बाद आए बोर जी ने बोर मॉडल दिया। तो बोर जी का जो मॉडल था वो सही है, लेकिन केवल उस परमाणु के लिए सही है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है। तो एकल इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के लिए बोर जी का परमाणु मॉडल सही है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक से अधिक होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के बीच जो इंटरेक्शन होता है, उनके बीच जो आपसी संबंध है, उसका एक्सप्लेन करने में बोर जी असफल रहे थे। फिर बोर जी के बाद सोमरफील्ड आए, उन्होंने थोड़ा बहुत प्रयास किया। उसके बाद से श्रोडिंगर जी आए और उन्होंने इलेक्ट्रॉन क्लाउड मॉडल दिया, जो हम लोग आज पढ़ते हैं, और इसका पूरी तरह से विस्तृत अध्ययन आप लोग केमिस्ट्री में करने वाले हो। ठीक, तो ये तो हो गया भाई, एक तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि क्वांटम मैकेनिक्स का शुरुआत कैसे हुआ, फिर मनुष्य परमाणु के अंदर झांकना कैसे शुरू किया, यानी कि मनुष्य का ध्यान माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे गया था। तो ये छोटा सा चर्चा है। अच्छा, आगे देखिए, तो हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में एक तो रिलेटिविटी पढ़ेंगे, दूसरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स में वही ड्यूअल नेचर। क्वांटम मैकेनिक्स के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में वही परमाणु का संरचना, स्पेक्ट्रम वगैरह, ये सब आप पढ़ने वाले हो। और परमाणु के सेंटर में होता है न्यूक्लियाई, और फिर न्यूक्लियाई के भी सब पार्टिकल हैं, ठीक है। तो उन सब का अध्ययन आप न्यूक्लियर फिजिक्स में करोगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में फिर आप पढ़ोगे नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, परमाणु बम का सिद्धांत क्या है, मतलब नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है परमाणु बम, ठीक है, और नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है परमाणु रिएक्टर। परमाणु रिएक्टर उस कॉन्सेप्ट का सकारात्मक यूज है, और परमाणु बम जो है वो नकारात्मक यूज है। तो परमाणु बम वाला यूज हमें नहीं करना है, ठीक है, हमें फिजिक्स के नियमों का उपयोग सकारात्मक पहलुओं के लिए ही करना है। ठीक, तो मॉडर्न फिजिक्स के ये पार्ट हो गए और क्लासिकल फिजिक्स के ये पार्ट हो गए।
अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि कौन कौन सा पार्ट आपको क्लास 11th में मिलने वाला है और कौन कौन सा पार्ट आपको क्लास 12th में मिलने वाला है। तो साथियों, क्लासिकल फिजिक्स का, ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में से केवल आप ऑप्टिक्स को और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को छोड़ दो तो बाकी सारे पार्ट आपको क्लास 11th में मिल जाएंगे। यानी कि मैकेनिक्स 11th में पार्ट 1 तो समझो पूरा मैकेनिक्स ही मैकेनिक्स है, ठीक है। और पार्ट 2 में जाओगे फिर वो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह, ठीक है, और क्लासिकल में मैकेनिक्स एंड साउंड, तरंग वगैरह के बारे में आप अध्ययन करोगे, ठीक। फ्लूइड मैकेनिक्स का थोड़ा सा हिस्सा मिल जाएगा। वहीं अगर हम 12th की बात करें तो 12th में पार्ट 1 फिजिक्स का जो पार्ट 1 है वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। यानी कि वैद्युत, चुंबक, विद्युत चुंबकीय तरंग, इन्हीं सब चीज़ों से संबंधित आप अध्ययन करने वाले हो फिजिक्स के पार्ट 1 में 12th में। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा आपको मिलेगा 12th में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को ख़त्म करोगे विद्युत चुंबकीय तरंगों पर, और विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक पार्ट होता है प्रकाश, ऑप्टिक्स। फिर पार्ट 2 को आप ऑप्टिक्स से ही शुरू करने वाले हो, ठीक है। ऑप्टिक्स पढ़ लोगे, फिर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ोगे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स का छोटा सा हिस्सा पढ़ोगे। फिर आप लोग पढ़ने वाले हो उसमें एटॉमिक फिजिक्स पढ़ोगे, फिर आप पढ़ोगे न्यूक्लियर फिजिक्स। क्लियर है? अच्छा, भौतिकी के कुछ एडवांस फील्ड भी हैं तो उसका भी आप केवल नाम ही सुन लो, ठीक है। तो भौतिकी के एडवांस फील्ड में आपको मिल जाएगा हाई एनर्जी फिजिक्स, ठीक है। हाई एनर्जी फिजिक्स मिलेगा आपको मिल जाएगा प्लाज्मा फिजिक्स, आपको मिल जाएगा इंजीनियरिंग फिजिक्स, आपको मिल जाएगा केमिकल फिजिक्स, आपको मिल जाएगा बायो फिजिक्स, आपको मिल जाएगा मेडिकल फिजिक्स, आपको मिल जाएगा कॉस्मोलॉजी, आपको मिल जाएगा जियो फिजिक्स, आपको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, और आपको मिल जाएगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो ये कुल 10 ब्रांच है। हो सकता है एक आध नाम अगर छूट गया हो तो उसे मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो ये फिजिक्स के एडवांस फील्ड है। अच्छा, उनमें से इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका भी अध्ययन आप क्लास 12th में करोगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सेमीकंडक्टर का अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसमें आप पी टाइप एन टाइप अर्धचालकों को पढ़ोगे, जिससे एलईडी बनता है, जिससे सोलर पैनल बनता है, ठीक है। आजकल के तो ज़्यादातर उपकरण सेमीकंडक्टर पर ही बेस्ड है। ये दुनिया समझ जाओ कि आज का जो दुनिया है वो सेमीकंडक्टर की ओर अग्रसर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का अध्ययन भी आप क्लास 12th में कर लोगे, ठीक है।